हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी लर्नर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास की 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत हिस्ट्री की कवर कर रहे थे, इसके चैप्टर 9 को अब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर इससे पहले के चैप्टर्स आपने कवर नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें कवर कर सकते हैं, तब ये चैप्टर आपको बेहतर समझ आएगा। अच्छा, इसे हम कवर कैसे करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको जो एनसीईआरटी पढ़ने में जो बोरिंग होती है और जो समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, वो परेशानी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अच्छा, ये चैप्टर कवर करेंगे हम पहले, उसके बाद जो हाल के वर्षों में सीटेट में इस चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे और हम ये पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 में एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी पब्लिकेशन की तरफ मत जाइए, आप एनसीईआरटी को सोर्स बनाइए। आप मेरी बातों में भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। एक बार मैंने डीएलएड अपीयरिंग में दिया था, एक बार उसके बाद, और दोनों बार ही मेरे दोनों पेपर में ही 125 प्लस मार्क्स आए हुए हैं, जिसमें से आप ये बात बहुत अच्छे समझते होंगे कि जब हम पेपर 2 देते हैं तो हमारी सब्जेक्ट जो होता है उसके अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट में आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप फिर इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये सिर्फ सीटेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिए ये जो नोट्स हैं ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं जिसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी कवर की हुई है, अभी आप खुद आगे पाएंगे ये बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 हमारा है नए साम्राज्य और राज्य। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर गुप्तोत्तर काल में जो छोटे छोटे वंश हुए उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, और उसी काल में जो साउथ में, दक्षिण में जो पल्लव और चालुक्य वंश आए उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम इनको सबको अच्छे से कवर करेंगे। इसमें मैंने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिए हुए हैं, इस वजह से क्योंकि ये मैं सीटेट फोकस होकर बना रही हूँ, और सीटेट में क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 4 बातें पूछी जाएंगी। तो इस वजह से इसमें मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट भी लिए हुए हैं, तो आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें बात की गई है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है, तो पहले तो ये प्रशस्ति शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, किसका, और इसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। ठीक है, संस्कृत शब्द है प्रशस्ति जिसका अर्थ है प्रशंसा। अच्छा, ये जो होता था ये संरक्षण प्राप्त कवि या लेखकों द्वारा लिखी जाती थी। जो राजा के यहाँ संरक्षण प्राप्त जो कवि या लेखक होते थे वो राजा की तारीफ में ये सब लिखा करते थे, प्रशस्तियाँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये संरक्षण प्राप्त कवियों या लेखकों द्वारा लिखी गई हैं तो इस वजह से इनकी मतलब इन पर ये डाउट होता है कि ये पूरी तरह सत्य नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एक हद से ज़्यादा तारीफ राजा की गई होती है। ठीक है, इसमें राजा या शासक जो होता है उसके युद्ध, विजय और गुणों का गान होता है, मतलब उनकी कमियां नहीं बताई होती हैं, सिर्फ उनके गुण और विजय इन सब का गान होता है। और अधिकांश जो प्रशस्तियां होती हैं उसमें उन जो राजा है उनकी वंशावली भी दी होती है। अच्छा, ये जो प्रशस्तियां हैं लिखी तो पहले से जा रही थी, क्या गुप्त काल में ही लिखना शुरू हुई, तो ऐसा नहीं है, पहले भी लिखी गई, लेकिन गुप्त काल में इन प्रशस्तियों का महत्व बढ़ गया था। ये बात ध्यान रखनी है। आपको लग रहा होगा कि शायद बस ये प्रशस्ति वर्ड ही इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रशस्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है, ऐसे करके भी 4 स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। तो जितनी भी बातें बताई जा रही हैं आप बस अच्छे से उन्हें समझते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। आगे देखिए। अच्छा, ऐसी एक प्रशस्ति की बात की गई है जो प्रयाग प्रशस्ति है। किसकी है, पहली बात तो ये समुद्रगुप्त के बारे में इससे जानकारी मिलती है। अच्छा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कहाँ पर लिखी गई है, तो जो अशोक स्तंभ है उस पर ही ये खुदी हुई है। प्रयाग प्रशस्ति जो अशोक स्तंभ है, अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ था उस पर ही ये खुदी हुई। फिर उसे अकबर ले आया था, कहाँ पर, प्रयाग ले आया था।
अच्छा, एक और बात इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसमें नहीं दी हुई है कि इसमें ये जो अशोक का स्तंभ है, इसमें अशोक के बारे में एक तो जानकारी मिलती है, दूसरा ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी इस पर खुदी हुई है, तीसरा इसमें जो जहांगीर है और जो बीरबल है इनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिलती है, तो ध्यान रख सकते हैं। और स्टेटमेंट वाइज इससे क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसे लिखा किसने है, तो ये जो हरिशेन है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा ये लिखित है। आगे देखेंगे, लिखित है या रचित है, ठीक है, साफ सीधी बात है, इन्होंने उसे लिखा तो होगा नहीं, उसमें खोदा तो होगा नहीं, इन्होंने इसकी रचना की होगी, ठीक है, बाद में इसे खुदवाया गया होगा उसमें। आगे समुद्रगुप्त जो है उनको इसमें क्या बताया गया है इस प्रशस्ति में, तो इसमें बताया गया कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, विद्वान हैं, कवि हैं और ईश्वर तुल्य हैं, मतलब उनकी तुलना ईश्वर तक से कर दी है हरिशेन ने। जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, तो इनके सिक्कों में इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता भी चलता है कि शायद इनका इन सब में बहुत इंटरेस्ट था, गाने बजाने में भी, ठीक है, और ये अच्छे कवि भी रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रशस्ति में और क्या क्या बताया गया है। तो इस प्रशस्ति में जो कि अभी हमने बताया कि प्रशस्ति में जो अधिकांश प्रशस्तियां हैं उसमें जो राजा है उसकी वंशावली भी बताई जाती है। ऐसे ही समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें भी उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, इन पूर्वजों में कौन कौन, तो इनके प्रपितामह और इनके पितामह, ठीक है, पितामह का अर्थ उसमें दिया हुआ था एनसीईआरटी में, किसे कहते हैं, परदादा, ठीक है, तो पितामह मतलब यानी कि परदादा, और दादा और पिता और माता, इन सब का वर्णन दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पर कई बार आपको ऐसे दे देगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है, फिर आपको ABCD करके देगा और फिर आपको चूज़ करना होगा। इस वजह से छोटी से छोटी बातें इसमें मैंने ली हुई हैं। तो किसका किसका, इनके प्रपितामह, पितामह, दादा, पिता और माता, इन सब का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वर्णन दिया हुआ है, तो इसमें यह बताया गया कि जो इनकी माता हैं कुमार देवी, माता इनकी कौन सी है, कुमार देवी, वो लिच्छवीगढ़ से संबंधित हैं, और इनके जो पिता हैं चंद्रगुप्त, वो गुप्त वंश के पहले शासक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, ठीक है। और ये फिर ये भी बताया जाता है कि ये जो महाराजा धीराज की उपाधि है ये समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। अब देखिए ये जो पॉइंट उसमें दिए हुए हैं ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इससे क्वेश्चन पुट अप हुआ है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ये देखिए लिखा है, ये प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिशेन द्वारा काव्य के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। और प्रशस्तियों में जनसाधारण व सामाजिक जीवन, एक तो ये पता चल रहा है। एक बार ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी, महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किसने किसने किया था, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल एक क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन बस दे दिए, आपको सेम चूज करना। इसमें से आपको 4 आपको पॉइंट बना के दिए जाएंगे और फिर उसमें आंसर को आपको चूज करना रहेगा। तो इस वजह से हमको इतना डीपली इसे पढ़ना जरूरी है। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया था। अच्छा, एक प्रशस्ति का यहाँ पर एक वाक्य भी दिया हुआ था तो मैंने उसे ले लिया है। जैसे कि इसमें ये दिया गया है कि योद्धा समुद्रगुप्त, क्या बताया गया है, देखिए इसी टाइप की थोड़ी प्रशस्तियाँ होती थी कि एक हद से ज़्यादा तारीफ। जैसे लिखा है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। देखिए मतलब ये सब चीज़ें लगी हुई हैं और इस वजह से बहुत सुंदर दिखता है। मतलब लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही फालतू की तारीफ जैसे कर दी गई है। तो इस तरीके से ही यहाँ पे किया जाता है। प्रशस्तियाँ जो होती हैं इसमें एक लिमिट से ज़्यादा तारीफ होती है क्योंकि ये संरक्षण प्राप्त कवि या लेखकों द्वारा रचित है। ये क्योंकि राजा के संरक्षण में रहते थे तो राजा इन्हें काफ़ी उपहार भी दिया करते थे, तो इस वजह से ये इनकी हद से ज़्यादा तारीफ़ें भी किया करते थे। हालांकि
समुद्रगुप्त के बारे में जो इन्होंने बातें बताई हैं वो कई हद तक सही भी हैं, तभी तो इनको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत मतलब कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति में जो चीज़ें वर्णित है उससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कभी हार का सामना नहीं किया था। ठीक है, अभी हम ऐसी एक और प्रशस्ति के बारे में आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अच्छा, गुप्त वंश की शुरुआत लगभग 1700 साल पहले मानी जाती है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट हम लोग बात करें तो 319 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक का काल जो है वो गुप्त वंश से रिलेटेड है। वैसे अगर गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त को माना जाता है, पर वास्तविक संस्थापक जो ये समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, इनको माना जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें मेंशन नहीं है। जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो मैंने लिखा हुआ है नोट्स में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस प्रशस्ति में हरिशेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजा व उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन किया है। ठीक है, अगर हम और बड़ी क्लासेस के एनसीईआरटी देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो समुद्रगुप्त का विजय अभियान था ये 5 प्रकार से हुआ था। उनके बारे में हम बात करते हैं अभी। देखिए, सबसे पहले बताया गया आर्यावर्त, मतलब ये वाला एरिया, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, अच्छा, इनका जो हराने का क्रम था वो बिल्कुल अलग अलग था, मतलब एक हर तरफ इनकी नीति अलग अलग थी। जैसे कहीं कहीं ये हराते थे तो उस साम्राज्य को मिला लेते थे, कभी कभी ये हराते थे तो उस साम्राज्य के लोगों को छोड़ देते थे और शासन करने देते थे। मतलब इस तरीके से इनकी नीति अभी अलग अलग थी, हम सबको देखेंगे। तो आर्यावर्त के प्रति इनकी जो नीति थी वो ये थी कि इन्हें जो हराया था इनको तुरंत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये आर्यावर्त के बारे में ध्यान रखना है, पूछे गए हैं पहले इससे क्वेश्चन, इसलिए ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के विजय अभियान। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आर्यावर्त के प्रति इनकी ये नीति थी कि इन्होंने इसे साम्राज्य में अपने मिला लिया। आगे हम देखेंगे दक्षिणापथ के कितने राजा, 12, और आर्यावर्त के कितने थे, 9। ध्यान रखना है, दक्षिणापथ के 12 शासकों को इन्होंने हराया, उन्होंने समर्पण कर दिया था और फिर समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। ठीक, ये जो रेड में दिखाए गए हैं यही है वो। तो ये 12 शासक को पहले समुद्रगुप्त ने हराया। अच्छा, इन्हें मिलाया नहीं अपने साम्राज्य में, इन्होंने क्या बोला कि आप शासन कर सकते हो, मान लिया इन लोगों ने अधीनता, तो फिर अब इन्हें शासन करने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दी। तो दक्षिणापथ के बारे में ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सीमावर्ती जो आंतरिक राज्य हैं। ठीक है, जो आप ये पिंक कलर में देख रहे हो, ये वाले, ये सब एरिया है ना, तो ये कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें, तो ये जो असम है, तटीय बंगाल वाला एरिया, असम वाला एरिया, इधर बस ये वाला नेपाल हो गया, ये वाला। आगे जो उत्तर पश्चिम के कई सारे गढ़ व संघ थे, तो इनके प्रति क्या समुद्रगुप्त की नीति थी, तो इनको हराया। फिर ये लोग जो है ये आते थे जब, तो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और क्या करते थे, समुद्रगुप्त की मतलब आज्ञा का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित होते थे। मतलब एक तरीके से बस अधीन कर लिया, मिलाया नहीं कि हाँ पूरा साम्राज्य मिला लिया हो ये सब। ठीक है, ऐसा नहीं किया। ये सीमावर्ती आंतरिक राज्यों के प्रति इनकी नीति थी समुद्रगुप्त की। आगे देखेंगे बाह्य इलाके के जो शासक थे, ये वाला जो आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये संभवतः कुषाण वंशक जो शासक थे, और ये जो श्रीलंका के शासक थे, इनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीति थी, तो इन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह जो है वो समुद्रगुप्त से किया था। ठीक है, तो ये जो 4 विभिन्न प्रकार की नीतियां हैं जो इनके विजय के संदर्भ में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बार और जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले ये आर्यावर्त के बारे में ध्यान रखना है कि इन्हें पूरी तरह मिला लिया था इन साम्राज्यों को, और इसमें कितने शासक ध्यान रखने हैं, 9। उसके बाद दक्षिणापथ में कितने ध्यान रखने हैं, 12 शासक, और इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दी थी। नेक्स्ट, ये जो सीमावर्ती आंतरिक राज्य हैं, इसमें पहले तो कौन कौन से राज्य की बात हो रही वो ध्यान रखना। एक असम वगैरह, और ये
तटीय बंगाल वाला एरिया हो गया। इधर उत्तर पश्चिम के जो गढ़ या संघ थे और ये जो नेपाल, इनके प्रति क्या नीति थी कि ये सब उपहार लाते थे और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रेजेंट होते थे, ठीक है, और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जो ये बाह्य इलाके के शासक हैं, इधर ये हम देख रहे हैं शक कुषाण वाला एरिया और इधर ये जो श्रीलंका वाला एरिया, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार की समुद्रगुप्त की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया था समुद्रगुप्त से। तो ये सब ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इससे बनते हैं। आगे देखेंगे गुप्त शासन के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र ध्यान रखना है, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मैप में देखना है तो ये देखिए, ये है पाटलिपुत्र, ये प्रयाग और ये उज्जैन, ठीक है। अब देखिए, अब जो समुद्रगुप्त है उसके बाद उनका जो पुत्र है वो राजा बनता है और उनका क्या नाम होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है फिर वो शासक बनते हैं। अच्छा, इसमें ये बात बताई गई कि जो चंद्रगुप्त की वंशावली है उससे भी समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इनके अभिलेखों से और इनके सिक्कों से जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बताई गई कि इन्होंने पश्चिम भारत में जो अंतिम शक शासक है उसको परास्त किया था, ठीक है। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने शकारी की और विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण करी थी, तो ये बात ध्यान रखनी है। और इनका जो दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था, जिनमें से एक कालिदास भी थे, ठीक है। अभी हम देखेंगे उनके बारे में आगे। अब गुप्त वंश के प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कर जो उस समय होता था वो कौन सा होता था, भूमि कर। ये बात आपको पता ही होगी नॉर्मली कि पहले जो भूमि कर था वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होते थे वो कौन होते थे, गांव होते थे। अच्छा, जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद, जो प्रशासन के लेवल पे जो महत्वपूर्ण पद होते थे वो गुप्त वंश में आनुवांशिक होते थे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, क्योंकि आनुवांशिक होने का उदाहरण कैसे मिलता है, क्योंकि ये जो हरिशेन थे, हरिशेन कौन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, इनको ये मतलब देखा गया कि इनके जो पिता थे वो भी महादंड नायक थे। अब महादंड नायक कौन होता है, जो न्याय अधिकारी होता है, जो न्याय अधिकारी गुप्त वंश में होता था उसे महादंड नायक बोला करते थे। तो जो हरिसेन के पिता थे वो महादंड नायक थे, और फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो हरिसेन को भी महादंड नायक बना दिया गया। मतलब जिससे ये बात पता चलती है कि जो महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद थे वो आनुवांशिक हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी पता चलती है कि इसमें जो एक ही व्यक्ति है वो कई पदों पर बैठ सकता था, कई पदों की जिम्मेदारी उस पर हो सकती थी, कई पदों को एक साथ संभालता था। जैसे कि अगर हम हरिशेन की बात करें तो ये हरिशेन महादंड नायक भी थे, कुमारामात्य भी थे और संधि विग्रहिक भी थे। तो ये ध्यान रखना है, क्या क्या थे हरिशेन, महादंड नायक, कुमारामात्य और संधि विग्रहिक। अब ये कुमारामात्य किसे कहते थे गुप्त काल में, तो महत्वपूर्ण जो मंत्री होता था उसे हम कुमारामात्य बोलते थे, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री था उस समय। और जो संधि विग्रहिक था ये युद्ध व शांति विषयक मंत्री हुआ करता था। आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें ये जो शब्दावलियां हैं इनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन शब्दावलियों पर बिल्कुल फोकस करिए कि सच में ये जो महादंड नायक थे ये कौन थे, संधि विग्रहिक कौन थे, महादंड नायक कौन थे, कुमारामात्य कौन थे, सब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखेंगे, फिर देखिए आगे ये फिर शब्दावली आ गई और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखा है स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। जो उस समय स्थानीय प्रशासन था, ठीक है, उसमें प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। अब ये कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे तो इनके बारे में बताया गया है, जैसे कि नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी कौन होता था,
तो जो मुख्य बैंकर या जो शहर का मुख्य व्यापारी होता था उसको हम नगर श्रेष्ठी बोलते थे। और जो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था उसे क्या हम बोलते थे? सारथवाह। पूछा गया है कई बार, सीटेट में इससे क्वेश्चन आया है यही कि व्यापारियों के काफिले के नेता को क्या बोलते थे? तो सारथवाह बोलते थे। और जो प्रमुख शिल्पकार होता था उसे क्या बोलते थे? प्रथम कुलिक। और जो लिपिकों का प्रधान था उसे कायस्थ बोलते थे। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 1 मिनट आपको दिखाते हैं। ये देखिए लिखा है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? सीटेट 2022 का क्वेश्चन है, आया ना भाई? तो ध्यान रखना इसमें क्या अर्थ है? मुख्य शिल्पकार। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिपिकों के प्रधान को क्या हम बोल रहे हैं? कायस्थ बोल रहे हैं। ये मैचिंग में भी कई बार आ जाता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, याद कर लेना है। आगे हम बढ़ेंगे। सेना कैसी थी? तो कुछ राजा जो है वो सुसंगठित सेना रखते थे, जैसे कि हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, ये सब होते थे इनकी सेना में। और इस समय जो है ना कुछ सेना नायक भी हुआ करते थे। अब ये विशेष प्रकार के सेना नायक थे जिनको बाद में सामंत कहा गया। अच्छा, ये जो शुरुआत है ये लगभग आप गुप्त काल में देख सकते हैं, पर ये गुप्तोत्तर काल में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ये जो सामंती व्यवस्था है। अब ये क्या थे सामंत? इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक प्रकार के सेना नायक होते थे, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर राजा को सेना उपलब्ध कराते थे। ठीक है। अच्छा, इन जो ये सेना नायक होते थे इनको क्या राजा नियमित वेतन देता था? तो नहीं, राजा नियमित वेतन नहीं देता था, बल्कि इनको इनकी सेना रखने के बदले इन्हें भूमि दान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भूमि दान। अब ये जो भूमि थी इन लोगों के पास, सेना नायकों के पास, इससे इनको क्या मिलता था? कर। और उसी कर से ये लोग अपनी सेना को मैनेज करते थे। घोड़े और जो हथियार है उन सब का प्रबंध इसी कर के माध्यम से करते थे। तो ये समझ में आया। इन्हीं को बाद में क्या कहा गया? इन्हीं सेना नायकों को सामंत। क्या कहा गया? सामंत। ठीक है। अच्छा, जहां पर भी ये कहीं पर भी जहां शासक दुर्बल होने लगते थे, जहां इनको समझ आया कि अब जो शासक है वो दुर्बल हो गए हैं, तो वहां ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा विक्रम संवत के बारे में बताया गया है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है। और शकों को पराजय करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने शुरू किया था। उज्जैन के जो विक्रमादित्य थे उन्होंने शुरू किया। अच्छा, कई बार विद्वानों में ही इस बात में आपसी मतभेद है, इसलिए कई बार आपको बुक्स में भी कई बार इधर उधर लिखा मिल जाएगा। ठीक है। और हम जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन में भी ये बात कंफ्यूज कर जाती है कि रियल क्या है। क्या ये जो विक्रमादित्य यहाँ पर वर्णित है कि इन्होंने शकों को हराने के उपलक्ष्य में ये जो विक्रम संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व, क्या ये चंद्रगुप्त द्वितीय है जो हम गुप्त वंश में पढ़ते हैं? तो देखिए, ये बात इसलिए थोड़ी सही नहीं लगती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय है, शासन काल है, वो 375 से 415 ईस्वी है, जबकि ये जो विक्रम संवत है ये 57 ईसा पूर्व शुरू किया गया है ना, काफ़ी पहले। तो ये बात इसी वजह से सही नहीं लगती। और कुछ विद्वान जो है उनका मत ये भी है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने इसका नाम, ये जो विक्रम संवत है ये पहले मालवा संवत के नाम से जाना जाता था और इसका नाम इन्होंने बाद में विक्रम संवत रखा। इस वजह से मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय को उससे जोड़कर देखा जाता है, जबकि ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं और दोनों में कॉमन बात है। इसी वजह से कन्फ्यूज़न का कारण है, क्योंकि इसमें जो विक्रमादित्य की बात कही गई है, उज्जैन के विक्रमादित्य जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया था और विक्रम संवत चलाया था, ऐसे ही ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी, ये जो गुप्त वंश से रिलेटेड है, इन्होंने भी शकों को पराजित किया और इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस बात में कन्फ्यूज़न है, लोगों को, विद्वानों में मतभेद है इस बात को लेकर के। तो आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी।
अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय इस वजह से नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका काल काफ़ी बाद का है, ठीक है ना, 375 से 415 ईस्वी, जबकि ये जो शक संवत है 57 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इस बारे में जो भी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ 57 ईसा पूर्व है, जबकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है 58 ईसा पूर्व, तो आप 57 से 58 मान सकते हैं। ज़्यादा रेलिवेंट 57 ही है, लेकिन इसमें जो क्लास 6 के एनसीईआरटी इसमें ये लिखा हुआ है, तो लिखा है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोनों बातें मैंने आपको अच्छे समझा दी हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको इसे डील करना होगा। आगे हम लोग उस समय गुप्तकालीन समाज की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो जो कालिदास हैं इनका जो नाटक है, ठीक है, कालिदास जो है हमने बताया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित हैं। तो इन्होंने राज दरबार का क्या किया है, चित्रण किया, काफ़ी सजीव चित्रण किया है कालिदास ने अपने नाटकों में, ठीक। अच्छा, इन्होंने ये भी बात बताई कि जो उस समय जो राजा हुआ करते थे, गुप्तकालीन जो राजा थे और जो अधिकांश जो ब्राह्मण थे, उनकी भाषा क्या होती थी, संस्कृत होती थी। क्या होती थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो समाज का उच्च वर्ग जिस तरीके से हम कह सकते हैं, तो उनकी भाषा क्या हुआ करती थी, संस्कृत। और जो अन्य लोग होते थे और खासकर जो महिलाएं होती थी, इन सब की भाषा क्या होती थी, मतलब जनसाधारण आप कह सकते हो, उन सब की भाषा प्राकृत होती थी। तो ये बात ध्यान रखनी। आगे कालिदास की जब बात हुई है तो कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसके बारे में बताया गया है, उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अच्छा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसके बारे में है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक एक युवती है, उनकी प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है। अब इसमें एक और बात भी समझ में आती है इस नाटक के थ्रू कि उस समय जो गरीब मछुआरे के साथ वो राज कर्मचारी जो थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। अब ये कैसे पता चलता है, तो इसमें एक स्टोरी टाइप में है, आपने शायद देखा हो, मैंने देखा था एक सीरियल वगैरह में किसी में, तो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिखाया गया था। उसमें ये दिखाया गया था कि ये जो राजा दुष्यंत हैं, मतलब ये शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं, ठीक है। अब ये शकुंतला जाती हैं नदी के पास में कुछ पानी वानी लेने, कुछ करने जाती हैं वहाँ पे, तो वहीं पर ही जैसे ही पानी में अपना हाथ डालती हैं तो उनकी वही अंगूठी गिर जाती है और फिर उसे वहीं की जो मीन होती है, मतलब उसी में तालाब में जो मछली होती है वो उसे निगल जाती है। अच्छा, फिर जब मछुआरा क्या होता है, जब मछुआरा उस मछली को जब निकालता है और उसे काटता है तो फिर यही जो शकुंतला की जो अंगूठी है वो उसे मिल जाती है, ठीक है। अब वो मछुआरा लेकर के उसे राजमहल पहुंचता है वही अंगूठी, ठीक है। तो फिर जो द्वारपाल होते हैं वो उस पर क्या लगा देते हैं, चोरी का आरोप। वो ये सोचते हैं कि ये जो मछुआरा है इसने ये चुरा करके ये अंगूठी ले गया है, ठीक है। फिर उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन जब राजा वही अंगूठी को देखते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं और उस मछुआरे को इनाम देने की बात करते हैं, ठीक है। और जो तो ये बात, यही पूरी स्टोरी इसमें बताई गई, ये मैंने लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बहुत अच्छे से इसे समझा दिया है। आगे देखेंगे फाहियान या फाशियन इसको बोलते हैं, या फाजियान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये चीनी यात्री था, पिछले भी कई चैप्टर्स में हमने इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी उस समय के समाज के बारे में बताया है, क्योंकि ये भी कब आए थे, ये फाहियान कब आए थे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे, ठीक है। तो इन्होंने भी बताया हुआ है। इन्होंने क्या बताया है कि उस समय जो अछूत थे उनकी बहुत दुर्दशा थी। अब वो अछूत कौन लोग थे, तो जो ये अछूत हुआ करते थे वो शहर के बाहर रहते थे, पहली बात तो, ठीक है, शहर के बाहर रहते थे। और अगर इनको मान लीजिए शहर के अंदर आना है
या किसी बाजार के अंदर जाना है, तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिए रहते थे और उस पर चोट करते रहते थे, मतलब उसे, ताकि उससे आवाज़ हो और जो आसपास के लोग हों वो सतर्क हो जाएं और उनको छूने से बच सके। इस तरीके का व्यवहार अछूतों के प्रति होता था, जैसा कि चीनी यात्री फायान बताते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग आएंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो हर्षचरित इनके बारे में लिखी गई, हम उनके उसको पढ़ेंगे। अच्छा, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग आप मान सकते हो 606 से 647। अच्छा, हर्षवर्धन, अभी तो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, अचानक हम हर्षवर्धन के बारे में कैसे पढ़ने लगे, उस बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसे थोड़ा समझिएगा। देखिए, गुप्त साम्राज्य था वो तो काफ़ी बड़े एरिया पे था। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर मैप में आपको दिखाया हुआ ये है ना, काफ़ी बड़े एरिया में गुप्त साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन वही बात है कि जब राजा अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है, और भी कई जो विदेशी आक्रमण वगैरह से अगर साम्राज्य दुर्बल हो जाता है, तो फिर उसके बाद वहाँ पर जो नए छोटे छोटे वंश हैं वो अपने आप को पनपने की कोशिश करते हैं, और उसी क्रम में जो गुप्तोत्तर काल है उसमें अलग अलग हमें छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे वंश आप कह सकते हैं, जो देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे राज्य वो कह सकते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अगर इधर देखें तो ये बंगाल के एरिया में आपको गौड़ वंश का शासन दिखेगा। ठीक है, और ये जो थानेश्वर वाला एरिया है, यहाँ पर आपको पुष्यभूत या वर्धन वंश देखने को मिलेगा। ये जो कन्नौज वाला एरिया है, यहाँ पर आपको मौखरी वंश देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वल्लभी वाले एरिया में मैत्रक वंश, और इस तरीके से उत्तर भारत में अलग अलग वंश स्थापित हुए, और ये सब अपने आप को बड़ा करना चाहते थे, इस वजह से इनमें आपसी संघर्ष भी बहुत हुए, हम उनको भी देखेंगे। अगर साउथ की बात करें तो उसी समय, जिस समय हर्षवर्धन का काल था, उसी समय ये साउथ में ये चालुक्य और पल्लव वंश देखने को मिलते हैं। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वही इसमें दिया हुआ है कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात विकेंद्रीकरण व क्षेत्रीयता का आविर्भाव हुआ, व अनेक छोटे छोटे राज्य बने। आपको लग रहा होगा शायद ये एनसीईआरटी से अलग इन्फॉर्मेशन है, तो शायद आपके काम की नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपके बहुत काम की है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आपको ये डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये समझ नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं, बस थोड़ा सा समय लूँगी मैं आपका। तो देखिए, अलग छोटे छोटे से वंश बने। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब पुष्यभूति वंश के बारे में, तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो अच्छे समझ आएंगे नहीं जब तक आप इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा समझेंगे नहीं। देखिए, ये थानेश्वर वाला, ये हरियाणा वाला, इधर वाला जो एरिया था, यहाँ पर जो है ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश स्थापित हुआ। ठीक है, इसी के जो ये राजा थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है, इनकी 3 संतानें थी। एक तो थे राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरी संतान जो थी वो कौन थी? राज्यश्री। राज्यश्री बहन थी और ये दोनों भाई थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़े पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, क्या हुआ कि ये जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री है राज्यश्री, इनका विवाह हुआ ग्रहवर्मा से। अब ये ग्रहवर्मा कौन है? तो ये देखिए, ये जो मौखरी वंश के जो ग्रहवर्मा है, इनसे विवाह होता है राज्यश्री का। अच्छा, इससे दिक्कत किसको किसको हो जाती है? मालवा को हो जाती है, और इधर ये बंगाल के गौड़ वंश को हो जाती। ये लोग ये सोचते हैं कि ये अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये जो वर्धन वंश के लोग हैं, ये जो प्रभाकर वर्धन है, इन्होंने किससे गठजोड़ कर लिया है? मौखरी वंश से। मतलब इधर ये दोनों मिल गए, और अब तो इनको हमें चुनौती देना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दोनों इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। कौन? मालवा, क्योंकि मालवाई इसके आसपास पड़ रहा है इधर, और इधर से ये बंगाल का गौड़ वंश पड़ रहा है, तो ये दोनों बड़े इसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वही बताया जो मैंने कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से। अब जब ये दोनों होंगे परेशान, कौन कौन? ये मालवा का देवगुप्त और गौड़ वंश का शशांक। जब ये दोनों परेशान होते हैं तो ये आपस में कर देते हैं गठजोड़।
ये गठजोड़ करते हैं कि इनको किसी तरह हराना है। और ये इनमें से ये जो मालवा का देवगुप्त है, ये गठजोड़ करके आक्रमण कर देता है कहाँ पर? कन्नौज पर, मतलब मौखरी वंश के ग्रहवर्मा पर। ये आक्रमण जब करता है तो ये ग्रहवर्मा की क्या कर देता है? हत्या। अब ग्रहवर्मा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और जो राजश्री होती है वो बंदी बना ली जाती है। अब जैसे ही ये बात किसको पता चलती है? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को, कि हमारी बहन के पति के साथ ये हुआ है कि उसकी हत्या कर दी है मालवा के देवगुप्त ने। अच्छा, ये उस समय की घटना है जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती, तभी इन्होंने तुरंत मौका पा करके आक्रमण किया हुआ था। तो उस समय राज्यवर्धन शासन कर रहा था, क्योंकि राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, ठीक है। तो राज्यवर्धन क्या करता है? सोचता है कि हम इससे बदला लेंगे। किससे? देवगुप्त से। देवगुप्त ने ही करा था ना मेन आक्रमण, शशांक से, गौड़ वंश के शशांक के साथ गठबंधन करके। तो ये जो राज्यवर्धन है ये आक्रमण कर देता है किस पर? मालवा के देवगुप्त के ऊपर। अच्छा, ये जैसे आक्रमण करता है तो फिर ये देवगुप्त को मार डालता है। कौन? राज्यवर्धन मार डालता है देवगुप्त को मालवा के। अब ये बात जैसे ही गौड़ वंश के शशांक को पता चलती है, क्योंकि उसने इससे गठबंधन किया हुआ था, तो वो क्या करता है? प्रभाकर वर्धन को मार देता है। समझ आ रही है आपको ये सब बात? तो वही इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको ये समझ आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप ये इनका पूरी हिस्ट्री ये बात समझेंगे नहीं। फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी से बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हमने पढ़ा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये हमने पढ़ा। राजश्री का विवाह जो मौखरी वंश के ग्रहवर्मा है उनसे हो जाता है। अब चूंकि ये लोग विवाह संबंध से दोनों जो ये थानेश्वर और कन्नौज ये मिल चुके थे, तो इस बात से मालवा के देवगुप्त और गौड़ के शशांक इनको बहुत दुखदाई प्रतीत होती है और ये दोनों आपस में गठबंधन कर लेते हैं। फिर मालवा का देवगुप्त आक्रमण कर देता है मौखरी वंश के ग्रहवर्मा को के ऊपर, जिससे कि ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है। इसे देखते ही जो ये राज्यवर्धन है थानेश्वर के, ये आक्रमण कर देते हैं मालवा के देवगुप्त के ऊपर और देवगुप्त मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद गौड़ वंश का जो शशांक है वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, राज्यवर्धन के ऊपर आक्रमण कर देता है और राज्यवर्धन मर जाते हैं। अब जब ये सब हो रहा होता है तो उसके बाद फिर अब हर्षवर्धन का समय आता है। अब हर्षवर्धन राजा बनते हैं और वो फिर शशांक से बदला लेने के लिए बंगाल के ऊपर आक्रमण करते हैं और शशांक को हरा देते हैं और अपनी बहन को जो बंदी बना ली गई थी उसे छुड़ा लेते हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री है। अब हम आते हैं मेन कि इसमें क्या क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए, करीब 1400 साल पहले किसने शासन किया? हर्षवर्धन ने शासन किया। और हर्षवर्धन के बारे में हमें इनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जैसे कि गुप्त शासकों के बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह हमें हर्षवर्धन के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। और ये जीवनी किसने लिखी थी? तो ये जीवनी इनके दरबारी कवि जो इनके हैं बाणभट्ट, उन्होंने लिखी थी। और किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और इसे क्या नाम दिया है बाणभट्ट ने? हर्षचरित नाम दिया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या वर्णन है? तो जो हर्ष की वंशावली है उससे लेकर के हर्ष के राजा बनने तक का वर्णन है। ये बात हो गई। और इसमें एक और बात बताई गई है कि अभियान पर निकली जो राजा की सेना है उसका भी इन्होंने बाणभट्ट ने सजीव चित्रण किया है। क्या क्या इन्होंने बताया है ये यहाँ पर मैंने बताया। इन्होंने ये बताया यहाँ इसमें कि राजा जो है वो बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। मतलब जो हर्षवर्धन है वो कैसी यात्रा करते थे? बड़ी मात्रा में अपने आसपास जो है काफ़ी सामान लेकर। अब ये सामान कैसा होता था? तो हथियार भी होते थे, कई सारे बर्तन होते थे, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी होते थे, खाने पीने का सामान दिया हुआ है, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ठीक है। मतलब इस तरीके की भी चीज़ें लेकर के वो
यात्रा करते थे। अब ये सब चीज़ें कहाँ रखी जाती थी? तो जानवरों की पीठ पर रखी जाती थी, ठेले गाड़ियों पर रखी जाती थी, ठीक है। और ये जब राजा निकलते थे ना, तो इनके साथ में कई सारे संगीतकार भी होते थे जो नगाड़े व बिगुल तुरही बजाते हुए चलते थे। आपको लग रहा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद हम बता रहे हैं, तो देखिए सीटेट में ऐसे ही स्टेटमेंट बना दिया जाता है, तो इस वजह से मैंने ये भी लिया हुआ है, ध्यान रखना। आगे अच्छा देखिए, जब राजा चल रहे हैं तो राजा अगर जा रहे हैं, जिस गांव से जा रहे हैं, तो उस गांव के लोगों को राजा का क्या करना होता था? स्वागत करना होता था। दही गुड़ फूलों का उपहार ये सब लाते थे, और जो जानवर राजा के साथ में चल रहे होते थे उनको क्या मिलता था? चारा मिलता था, ठीक। आगे क्या होता था? ये बात एक बाणभट्ट ने कही है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इसका मतलब ये है कि जब राजा आगे आगे चलते तो पीछे पीछे विध्वंस की निशानी छूट जाती थी। मतलब अक्सर क्या होता था, गांव वालों की झोपड़ियाँ, ये सब क्या है, हाथी कुचल डालते थे, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अच्छा ये जो हर्षवर्धन के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि इन्हीं के समय जो चीनी यात्री ह्वेनसांग वो आया था और हर्ष के दरबार में काफी समय तक रुका भी था। अच्छा, ह्वेनसांग का मैंने आपको नाम बताया, इसे ह्वेनसांग भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे जुआन जैंग भी कहते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे ही लिख के आ गया तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो इस वजह से ध्यान रखना है, ये भी बोलते हैं। एक और ये भी बात मैंने आपको पहले ही समझा दी कि हर्ष जो है अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पिता व बड़े भाई की मृत्यु के बाद ही थानेसर के राजा बने। अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे समझा दिया। बाकी इन्होंने अपने बहनोई जो है कन्नौज के शासक, जिन पर बंगाल के शासक और मालवा के शासक ने गठबंधन कर आक्रमण किया था और उन्हें मार डाला था, उसको मतलब जो बंगाल का शासक है उसको हर्ष ने अपने अधीन किया और बंगाल पर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन किया, ठीक है। और कन्नौज को भी अपने अधीन किसने कर लिया था? हर्ष ने कर लिया था, ठीक है। ये बात भी समझनी है। आगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग आते हैं कि इसमें एक बात बताएगी कि जैसे कि हर्ष ने जब भी पूर्व की तरफ आक्रमण किया, जैसे कि मगध या बंगाल, तो वहाँ तो उसे सफलता मिली, लेकिन जब इसने दक्षिण की ओर बढ़ना चाहा तो जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी को पार करके जब उसने आगे बढ़ना चाहा दक्कन की ओर, तब इसे हार का सामना एक्चुअली करना पड़ा था। चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने इसे रोक दिया था, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये हमें पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्तियां हैं उन पर। पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्तियां हैं उन पर आएंगे। अभी देखिए पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस काल में ये हर्षवर्धन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी समय दक्षिण में पल्लव और चालुक्य वंश जो थे वो बहुत शक्तिशाली वंश माने जाते थे। अच्छा, ये चालुक्य के बारे में आपको बता दूं, अगर हम इतिहास की बात करें तो ये चालुक्य हमको 3 टाइप के पढ़ने को मिलते हैं। वातापी के चालुक्य, ठीक है, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, और कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों ने बात कर ली, ये मिलते हैं हमें देखने को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे पुराने चालुक्य की बात करें तो वो वातापी के चालुक्य थे, तो हम उनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वातापी के चालुक्य सबसे पुराने चालुक्य थे और इनको ही समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी, हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पल्लवों की बात करते हैं। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। और ये देखिए ये पल्लव क्षेत्र था, इनकी राजधानी ये थी कांचीपुरम, ठीक है। और पल्लवों का क्षेत्र कांचीपुरम से लेकर के ये जो कावेरी नदी है इसके डेल्टा तक विस्तृत था। ये एरिया आप पल्लवों का मान सकते हो। और चालुक्यों का कौन सा एरिया था? तो ये जो कृष्णा नदी दिख रही है आपको, ये कृष्णा नदी और ये जो तुंगभद्रा, इनके बीच का जो एरिया ये वातापी के चालुक्यों का एरिया था। आइए वो बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आई है कि इनके एरिया कहाँ से कहाँ तक थे और इनकी राजधानी क्या पल्लवों की बताई मैंने, कांचीपुरम, ठीक है।
अब देखिए पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, उनके बारे में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो स्थानीय सभा कौन कौन सी होती थी? तो एक तो इसका नाम है उर, दूसरा सभा और तीसरा नगरम। अब ये उर होते क्या थे? तो उर एक ग्राम सभा थी। क्या थी? ग्राम सभा थी, जो कि गैर ब्राह्मणों की थी। और ये जो सभा वर्ड है, ये किसकी सभा होती थी? ये किस चीज का संगठन होता था? किसका संगठन होता? तो ये ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो होता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को हम सभा बोल रहे हैं। और जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, उनकी जो ग्राम सभा होती थी, उसको हम उर बोलते थे। और नगरम किसे बोल रहे हैं? व्यापारियों के संगठन को। ऐसा हम अभी आगे जब चैप्टर होगा उसमें हम चोल साम्राज्य के बारे में भी इन्हीं वर्ड्स का, यही जो शब्द है, इनका अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसमें जो सभा होती थी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन थी। और इसकी कुछ उप समितियाँ होती थी, जो कि सिंचाई, खेती बाड़ी, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख इत्यादि करती थी। आगे हम लोग आते हैं चालुक्य वंश। ये जो हम चालुक्य वंश की बात कर रहे थे, इनकी राजधानी, मतलब अगर हम प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो क्या थी? ऐहोल थी। प्रारंभिक राजधानी ऐहोल थी और बाद में इसे वातापी बना दिया गया था, वातापी को राजधानी बना दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में राजधानी ऐहोल ही मेंशन है। अच्छा, ऐहोल क्या थी? प्रमुख एक व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया था। यहाँ पर कई सारे मंदिर थे। अच्छा, इनका राज हमने पहले ही आपको मैप के माध्यम से दिखा दिया है। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच वाला जो एरिया है, ये चालुक्यों का था। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसका आप काल भी याद रख सकते हैं, 610 से 642 ईस्वी। ठीक है, पुलकेशिन जो था वो चालुक्य, वातापी के जो चालुक्य थे, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। अच्छा, अगर वातापी के चालुक्यों का आप ये देखें, कालक्रम देखें, तो इससे आपको पता चलेगा कि इसके जो संस्थापक थे वो पुलकेशिन प्रथम माने जाते हैं। और पुलकेशिन प्रथम की 2 संतानें थी, एक तो कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरा मंगलेश। तो जब पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु हुई तो कीर्तिवर्मन प्रथम को राजा बनाया गया और फिर उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद मंगलेश राजा बने। और मंगलेश के बाद कौन बनता है? कीर्तिवर्मन प्रथम का जो पुत्र होता है पुलकेशिन द्वितीय, वो राजा बनता है। इसी वजह से जो एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसको अपना राज्य अपने चाचा से प्राप्त हुआ था। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ आ गई कि किस तरीके से इसको अपने चाचा से ये राज्य प्राप्त हुआ। अच्छा, ये जो पुलकेशिन द्वितीय, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इनकी भी एक प्रशस्ति है जो कि इनके दरबारी कवि रविकीर्त ने लिखी हुई है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या क्या बताया प्रशस्ति में? तो प्रशस्ति में एक बात तो ये बताई गई है कि इनकी, ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, इनके पीछे की 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, पुलकेशिन द्वितीय को ये राज अपने चाचा से मिला, अभी समझा हमने, ये बात बताई गई है। तीसरी ये बताई गई है कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसने पूर्व और पश्चिम, मतलब ये इस तरीके से हमारा भारत का समुद्र तट है ना, तो पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ इन्होंने अपने अभियान चलाए थे और हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। जैसा कि हमने अभी डिस्कस ही किया था कि हर्ष नर्मदा नदी को पार करके आना चाहता था, लेकिन फिर उसे पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोका था। अच्छा, इसी पराजय के बाद ये बात बोली गई कि हर्ष का अर्थ होता है आनंद, जबकि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। ये बात रविकीर्त ने बोली है। अच्छा, इन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था और उन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। ये किस पल्लव राजा की बात हो रही है ये भी मैं आपको बता दूं। तो पल्लव राजा जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, इनको तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने मतलब हराया था, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद जब नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं तो वो किसे हरा देते हैं? पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं। तो ये बात एक्स्ट्रा है, थोड़ा ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। आगे हम लोग आएंगे, लेकिन ये जो चालुक्यों की विजय की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अल्पकालीन थी। पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ते रहते थे अपने एरिया को लेकर के। ठीक है,
एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे और मुख्य निशाना किसको बनाया जाता था? राजधानी को, क्योंकि वो काफ़ी समृद्ध होती थी। अब इस तरीके से लड़ते लड़ते दोनों वंश क्या हो गए? दुर्बल हो गए और लास्ट में जो चालुक्य वंश है इसको किसने? राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई, और पल्लव वंश को चोल वंश ने समाप्त कर दिया और चोल वंश की स्थापना होती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें देखिए चालुक्य और पल्लवों की जो लड़ाई है उसको दिखाया गया है कि पहले चालुक्यों का राज्य इतना था और पल्लवों का इतना। फिर क्या हुआ? शुरुआती कंडीशन इस तरीके से थी, मैंने आपको अभी बताया भी था कि तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का एरिया चालुक्यों का था और पल्लवों का कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक था। ठीक है। फिर लिखा है पुलकेशिन द्वितीय ऑलमोस्ट रीच्ड कांची ड्यूरिंग महेंद्र वर्मन प्रथम रूल एंड पल्लवा हैड टू सीड दियर नदर्न प्रोविंसेस। वही देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में जो पुलकेशिन द्वितीय है वो यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन आगे जब नरसिंह वर्मन का काल आता है तो वो इसे हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय को। तो इस तरीके का इसमें बताया गया, एक्स्ट्रा है थोड़ा। आगे देखिए गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? 1700 साल पहले, और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने अभी पढ़ा था गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या है? मुख्य शिल्पकार, ये अर्थ है। आगे किस गुप्त वंश के शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किस गुप्त वंश के शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? तो अगर आपने ध्यान होगा आपको तो एक तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, जैसा कि बी और डी इन दोनों ने जो है ये महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। तो बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वो सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है, बिल्कुल सही। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिशेन द्वारा काव्य के रूप में, बिल्कुल सही। प्रशस्तियों में जनसाधारण, बिल्कुल गलत बात है। जनसाधारण राजा की विजयों का गान होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मिलान करना है। तो बाण भट्ट किसकी है? हर्षचरित्र की। ए का सेकंड किस में दिया हुआ है? इसी में ही दिया हुआ है, यही सही होगा। बाकी हम लोग चेक करते हैं। अशोक घोष हमने अभी नहीं पढ़ा इस बारे में, बाकी हम चेक कर लेते हैं। तो हरिशेन की क्या है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। सी का 4, ये भी सही है इधर। और रवि कीर्ति का क्या है? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति, मतलब डी का 3, ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किन लेखकों ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है? तो देखिए हर्षवर्धन के विषय में किसने लिखा है? तो जुआन ज़ैंग, देखिए वही ह्वेन सॉन्ग जो है उसने लिखा है। दूसरा अगर हम बात करें तो रवि कीर्ति ने भी हर्षवर्धन के बारे में चर्चा की थी कि जब हमने अभी ये बात पढ़ी कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ए और बी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फायान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो इस तरीके हमने सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया, पूरे चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।